चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी. महान गायक सिर्फ गाकर ही कमाल नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो गानों से इनकार करके भी कमाल करते हैं. मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रफ़ी साहब की कि जब उन्होंने एक मौके पर 4 अंतरे के गाने का महज 3 अंतरा गाकर चौथे अंतरे को गाने से इनकार कर दिया और स्टूडियो से बाहर चले गए. कौन सी थी वो फिल्म, कौन सा था वो गाना और क्या वजह थी कि जिसकी वजह से रफ़ी साहब 3 अंतरों को गाने के बाद उन्होंने चौथे अंतरे को गाने से न सिर्फ एक इनकार कर दिया बल्कि स्टूडियो से चले गए. आज मैं आपको यही बताने वाला हूं. तो अपने दोस्त जावेद नसीम का आदाब सलाम कबूल कीजिए और आज मैं आपको लिए चलता हूं उस कहानी की तरफ. यह कहानी है एक ऐसे गुलकार की जिसके कैरियर की शुरुआत होती है एक अधूरे गीत से. सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है. इस गीत के 4 अंतरों में 3 तो रफ़ी साहब ने गाया था और आखिरी अंतरे को इस नए गुलकार की आवाज में रखा गया था. और महज ये आखिरी अंतरा उसके फिल्मी कैरियर में बुनियाद की हैसियत रखता है. अपनी मेहनत और लगन से काम लेकर इस गायक ने मराठी फिल्म संगीत जगत में अपनी एक जगह बना ली. मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर गाडगिल की, जिनका रुआ रुआ रफ़ी साहब की जानिब से की गई मदद के लिए उनका एहसानमंद है. तो फिल्म के लिए जो तुमको करना है करो, लेकिन HMV को गाना चंद्रशेखर गाडगिल का ही जाएगा. क्या बात है. ये बात है 1981 में निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म कुदरत की, जिसके गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और कतील शिफाई और संगीतकार थे R.D. बर्मन. फिल्म के गीत बहुत खूबसूरत थे और उन गीतों में एक गीत किशोर कुमार जी और परवीन सुल्ताना जी की आवाज़ों में अलग अलग वर्जन में रिकॉर्ड किया गया था और ये गीत काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था. आप लोगों को भी वो गीत ज़रूर याद होगा. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते. इस फिल्म में कतील शिफाई साहब ने एक गीत और भी लिखा था. दुख सुख की हर एक माला. R.D. बर्मन साहब ने कंपोजिशन किया तो उनके दिमाग में इस गीत को चंद्रशेखर गाडगिल से रिकॉर्ड करवाने का ख्याल था. जब उन्होंने चेतन आनंद जी से यह जिक्र किया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस गीत से सिर्फ रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं, इसलिए आप इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड करें. हालांकि R.D. बर्मन साहब ने चेतन जी को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि इस कंपोजिशन पे चंद्रशेखर की आवाज़ बहुत फिट बैठती है, आप एक बार इस गायक को सुन तो लें. पर चेतन जी टस से मस नहीं हुए और बोले अगर आप कतील साहब के इस गीत को अमर करना चाहते हैं तो बस आप रफ़ी साहब से रुजू करें. R.D. साहब की मजबूरी ये थी कि फिल्म के सारे मेल सॉन्ग किशोर कुमार जी की आवाज में रिकॉर्ड हो चुके थे, तो महज एक गाने के लिए रफ़ी साहब को कैसे कहा जाए, और वो उस नए सिंगर के साथ भी एक तजर्बा करना चाहते थे. बड़ी मुश्किलों से चेतन जी माने. रिहर्सल में कतील शिफाई भी मौजूद थे. गाडगिल ने 2 गीत सुनाए. उसकी आवाज सुनकर चेतन जी ने उसे अप्रूव कर दिया और उस गाने को चंद्रशेखर गाडगिल जी की आवाज में रिकॉर्ड करना तय हो गया. अब रिकॉर्डिंग वाले दिन जब R.D. बर्मन ने गाने की कंपोजिशन गाडगिल जी को सुनाई तो वो बोले कि ये गाना 1974 में आने वाली फिल्म हम शक्ल में आप ऑलरेडी इसकी कंपोजिशन को यूज कर चुके हैं. R.D. बर्मन ने जब उस गीत को सुना तो उन्होंने भी रियलाइज किया कि अरे हाँ, मैं तो अपनी इस धुन को पहले यूज कर चुका हूं. लिहाजा उन्होंने अपनी उसी कंपोजिशन में थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ उसे गाडगिल जी की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया. लीजिए साहब, रिकॉर्डिंग तो हो गई और रिकॉर्डिंग बड़ी ही शानदार हुई. चंद्रशेखर गाडगिल जी ने बहुत ही अच्छा गाया था. R.D. बर्मन भी बड़े खुश थे और जब रिकॉर्डिंग के बाद R.D. बर्मन जी ने चेतन जी को वो गाना सुनाया तो चेतन जी ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ, ये आवाज़ अच्छी है और सिंगर ने बड़ी खूबसूरती से इस गाने को अदा किया है. लेकिन इस गाने के साथ अगर कोई शख्स इंसाफ कर सकता है तो मैंने पहले भी कहा था कि इस गाने के साथ सिर्फ और सिर्फ
मोहम्मद रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसा करें कि इस गाने को आप रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड करवाएं। अब तो आरडी साहब के पास कोई जवाज़ ही नहीं था कि वो इनकार कर सकते, लिहाजा उन्होंने रफ़ी साहब से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि इस फिल्म का एक गाना है जो मैं आपसे रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। हालांकि आरडी साहब बड़े कश्मकश में थे कि फिल्म के सारे गाने तो किशोर कुमार जी ने गाए थे, मेल जो भी गाने थे, अब एक गाने के लिए रफ़ी साहब को कैसे कहा जाए। लेकिन यहां भी रफ़ी साहब की अजमत काम आई कि उन्होंने बड़ी ही खंदा पेशानी के साथ आरडी बर्मन की बात को मान लिया और पूछा कि रिकॉर्डिंग कब है। रिकॉर्डिंग की डेट जिस दिन पड़ी, रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए गए और उस रिकॉर्डिंग वाले दिन स्टूडियो में चंद्रशेखर गाडगिल जी भी मौजूद थे। बहरहाल रिकॉर्डिंग शुरू हुई, 3 अंतरे की रिकॉर्डिंग हुई और 3 अंतरे की रिकॉर्डिंग के बाद जब टी ब्रेक हुआ और रफ़ी साहब चाय पीने लगे तो उसी वक्त उनके कानों में इसी गाने की आवाज़ गई। तो वो बड़े हैरान हुए कि इस गाने को तो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है लेकिन ये आवाज़ तो कुछ और है। तो उन्होंने किसी टेक्नीशियन से पूछा कि ये गाना क्या वही गाना है कि जो मैंने अभी जिसकी रिकॉर्डिंग की है, मैं जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो टेक्नीशियन ने बताया कि सर ये वही गाना है और इस गाने को पहले किसी और से रिकॉर्ड करवाया गया था। तो रफ़ी साहब ने पूछा कि किससे करवाया गया था। तो टेक्नीशियन ने इशारा किया कि कोने में बैठे वो जो दाढ़ी वाले शख्स हैं, ये उनकी आवाज़ है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि आवाज़ तो बड़ी अच्छी है इनकी, बहुत अच्छा इन्होंने रिकॉर्ड किया है। बहरकैफ उसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग चैम्बर में गए तो वहाँ उन्होंने पंचमदा को बुलाया और कहा कि आप मुझसे बिल्कुल सच सच बताइए कि क्या आपने मुझसे पहले इस गाने को किसी दूसरे आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाया है। अब तो पंचमदा के लिए बड़ी मुश्किल की बात थी, तो उन्होंने इकरार किया कि हाँ कुछ ऐसी बात थी जिसकी बिना पे मैंने चंद्रशेखर गाडगिल जी एक सिंगर हैं, उनसे मैंने इस गाने को रिकॉर्ड करवाया है। रफ़ी साहब के चेहरे पे एक नाराज़गी आई और रफ़ी साहब ने बड़े ही नाराज़गी भरे लहजे में आरडी बर्मन से कहा कि क्यों किसी नए कलाकार की ज़िंदगी मेरे हाथों से बर्बाद करवाते हो। क्यों किसी नए कलाकार की ज़िंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो। और वहाँ से उठे और स्टूडियो से बाहर चले गए। पीछे से आरडी बर्मन आवाज़ें देते रह गए, लेकिन शायद रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा ही नाराज़गी हो गई थी, लिहाजा वो एक पल भी नहीं रुके, अपनी गाड़ी में बैठे और स्टूडियो से चले गए। आणि चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी, चौथा अंतरा न गाता निघून गेले। पहिले 3 गायले होते, त्याला ते काय करणार। सुना आपने। तो इस तरह रफ़ी साहब ने एक नए प्रतिभाशाली गायक की गायकी को मरने से बचा लिया। रफ़ी साहब की वजह से गाडगिल साहब के गाए हुए हिस्से को मजबूरन फिल्म में रखना पड़ा और महज इस एक अंतरे से वो सुनने वालों के दरमियान आए। अब इसमें देखा जाए तो रफ़ी साहब की वही भलमनसाहत, दूसरों के हक का ख्याल, नए सिंगर को प्रमोट करना, ये सारी बातें पोशीदा हैं। तो ये है कहानी उस गाने की कि जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया। बाद में आरडी बर्मन ने चंद्रशेखर गाडगिल के कुछ गीत रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, शापित गंधर्व, जो बहुत ही पॉपुलर हुई। फिल्म शांति में भी उनका एक गीत 1982 में आया था। मराठी फिल्मों में उन्होंने अच्छा खासा काम किया और आखिरकार 2 अक्टूबर 2014 में उनका निधन हो गया। लेकिन आखिर दम तक वो रफ़ी साहब के ममनून रहे, जिनकी वजह से उन्हें दुनिया के सामने आने का मौका मिला। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां, लेकिन आज मैंने आपके सामने रफ़ी साहब की अजमत का एक और किस्सा पेश किया। चंद्रशेखर जी आखिर दम तक रफ़ी साहब के इस बात के लिए मशकूर और ममनून रहे और उन्होंने हमेशा एक बात कही कि अगर रफ़ी साहब ने उस दिन इस तरह से मेरी मदद न की होती तो शायद मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रख ही नहीं पाता। बड़े अच्छे अल्फाज में वो रफ़ी साहब को याद करते हैं और हम हैं कि हम तो हर वक्त याद करते हैं और हमारे इस याद करने में आप तमाम लोग भी शामिल हैं। और न जाने क्यों मेरे लबों पे एक शेर आ जाता है कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे अब दामन भिगोते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में। जब तक के लिए अपने दोस्त
जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को इसी तरह से पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कोने में लगी हुई घंटी को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। वादा है कि फिर एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द